के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। माहौल खराब करने के लिए हिंदुओं को पलायन करवा रही बीजेपी, मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोले अब्बू आजमी। राहुल गांधी का आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरा, संगठन सृजन अभियान की करेंगे शुरुआत। बांग्लादेश खिलाफत मजलिस ने 23 अप्रैल को ढाका में भारतीय दूतावास तक मार्च का किया ऐलान। दक्षिण कैलिफोर्निया में आया 5.2 तीव्रता का भूकंप, सैन डिएगो में पहाड़ों से पत्थर सड़कों पर गिरे। दिल्ली के शाहदरा में 20 साल की लड़की की हत्या, अज्ञात ने फ्लैट में मारी गोली, पुलिस जांच में जुटी। खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां किरण वाटिका में श्री बालदाऊ जी हेल्थ फाउंडेशन की आयोजित कला प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि अखिल भारतीय किसान संघ प्रदेश प्रभारी निशांत शर्मा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सर, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम गौरव सिंह है। ईनाथ मंडल से मंडल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में आज बच्चों के कला कॉम्पिटिशन में मुझे अतिथि के रूप में बुलाया गया है। इसका मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए वो हुआ है और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ। बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करें और अपनी सफलता में अच्छा करें। मेरा नाम गौरव सिंह है। मैं ईनाथ मंडल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से अतिथि के रूप में आया हूँ। आज बच्चों के कला प्रतियोगिता प्रोग्राम में अतिथि के रूप में आया हूँ। मुझे इसका मौका प्राप्त हुआ, बहुत ही खुशी का पल है और बच्चों को। अगली खबर राजस्थान के जयपुर से है, जहां जिला कोटपुतली में देश के प्रसिद्ध हनुमान जी के विशाल मेले का आयोजन हुआ। इस आयोजन में कस्बा नौडेरा में प्रदेश और देश के नामी गिरानी रेसलर भाग लेते हैं, जिनमें ग्रामवासियों की तरफ से बड़ी इनामी राशि विजेताओं को दी जाती है। अगली खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले से है, जहां भगवान श्री राम एवं भगवान राधा कृष्ण की बड़े कुआं के मंदिर में पुनः स्थापना के उपलक्ष्य में भव्य रैली निकाली गई। इस रैली में समस्त ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गुजरात के राजपीपला विदेश मंत्री एस जयशंकर ने छोटू भाई पुरानी खेल परिसर में जिम्नास्टिक हॉल का उद्घाटन किया। एक तो मैं करीब 2 साल पहले आया था, 2-3 साल पहले आया था, तो मुझे लगा कि ये बहुत माने पुरानी संस्था है, माने इसका नाम है, मशहूर है, पर यहाँ लोगों को इंटरेस्ट भी था कि लोग आए मेरे पास, कहा कि अगर थोड़ी फैसिलिटीज बढ़ा दें तो जरूर वो बच्चों की रिस्पांस, पब्लिक की रिस्पांस होगी। तो मैंने थोड़ा एमपी लैड्स के तहत यहाँ जो फैसिलिटीज बढ़ाने की कोशिश की है। आप देख रहे हैं कि क्या फैसिलिटीज बनी और उसका जो परिणाम जो है आपको दिखाई दे रहा है कि आप देख रहे हैं कि छोटे बच्चे भी आते हैं, तो माने बहुत कम उम्र से शुरू हो जाती है। और तो आप वो देखिए, वो ट्रैम्पोलिन पे वो बच्ची जो है वहाँ, या ये जो बाकी लोग जो हैं वो अपना कर रहे हैं, उनको वहाँ देखिएगा। ये आप जानते हैं कि खेलो इंडिया, फिट इंडिया, हमारी ये कोशिश है, मोदी सरकार की कोशिश है कि भारत में हमारी जो स्पोर्टिंग टैलेंट, इसको कैसे बढ़ाएं। और स्पोर्टिंग टैलेंट ग्रास रूट से बनता है कि हम जो है ऐसी जगह आए जहाँ नेचुरल टैलेंट है। यहाँ आप जानते हैं कि ट्राइबल लोग नेचुरली बड़े फिट हैं, उनकी एक वो क्षमता है, वो मैं क्षमता से ज़्यादा मैं कहूँगा वो टैलेंट, और उसको कैसे उभर के माने
उनको अवसर अपॉर्चुनिटी कैसे दिया जाए। तो मुझे लगता है कि ये एक छोटा सा उदाहरण है कि जो मैं देख रहा हूँ, मुझे तो बहुत वो अच्छा फील हो रहा है कि अभी कुछ अपने प्रोग्रेस की एमपी लैट से कुछ करें तो उसका तुरंत परिणाम जब दिखाई देता है, जब देखते हैं कि किसी के जीवन में या किसी बच्चों के लिए वो अवसर दिया जाए कि वो अपना टैलेंट प्रकट कर सके। तो मैं इसको अब आज जो कोच जो हैं उनके साथ मेरी बात भी हुई कि इसको कैसे और आगे बढ़ाएं, कि यहाँ फैसिलिटी जो है कैसे और इम्प्रूव करें, और जरूर मैं करना तो चाहूँगा। लगता है कि ये गलत आगे जाके नेशनल इंटरनेशनल में देखिए, सब कहीं ना कहीं ऐसा ही होता ना कि हर स्पोर्ट्स में कहीं लोकल लेवल से शुरू होता है, और जो आज जो है भारत में ऐसा कोई स्पोर्ट नहीं है जहां हमें ये माने पॉसिबिलिटी है कि हर स्पोर्ट में हम कुछ न कुछ कर पाए। और अगर आप ओलंपिक्स में देखेंगे, एशियन गेम्स में भी देखेंगे कि जहां आज हमारे लोग अच्छा कर रहे हैं, पहले किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि एथलेटिक्स में करेंगे या जिम्नास्टिक्स में करेंगे, कि जो स्पोर्ट्स का जो परिभाषा बहुत लिमिटेड थी, अब उससे हम लोग बाहर जा रहे हैं। और एक तो है कि भारत की माने देश की प्रतिष्ठा, पर यह भी है कि माने पूरे माने सोसाइटी को कैसे फिट रखें, क्योंकि ये टैलेंट का है पर हेल्थ का भी विषय है कि अगर हमको विकसित भारत को फिट भारत भी होना चाहिए ना। तमिलनाडु के राज्यपाल ने छात्रों से जय श्री राम का नारा लगाने को कहा, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक JMH हसन मौलाना ने कहा, दलितों का यह मुद्दा बीजेपी के कारण सामने आया है। आप छात्रों से जय श्री राम का नारा लगाने को कैसे कह सकते हैं? These Dalit issues is because of the BJP and RSS. See, all over the country they have been promoting this, upper caste and the lower caste, which they are trying to show. This is Varna Sarma Dharma, which should be opposed, not a religious opposition. It is Varna Sarma Dharma. You say somebody is born in the head, you say somebody is born in the leg, and ultimately, this inequality happens. It should be stopped. And even here, you see Jai Shri Ram going to a school or a college, asking the student diaspora to prompt Jai Shri Ram. How can you say somebody? See, this Ram is a god who was accepted by the whole India. Even our very own Mahatma Gandhi was a Ram Bhakt. But Ram in the hands of Mahatma Gandhi was like Raghupati Raghav Raja Ram, Patita Pavaha Sita Ram, Ishwar Allah Tere Naam. See, again Ram was given equal importance even by the minorities, because Mahatma Gandhi told Ishwar Allah Tere Naam, Sabko Sanman De Bhagwan. See, this is how Gandhi had Ram in his hand. Now Ram has become a very terrific figure in this people's hand. Ram is a good God. Ram is a beautiful God. Ram is a polite God. In the hands of BJP and RSS, they are misusing the whole idea of Ram. That which should the governor using a constitution post shouldn't have told it. Even then, just to keep his bosses happy, he plays to these roles, and then he becomes too low in this matter. The Mr. Governor should stop all these things in promoting religious activities in the office of governor. That is how he sends a message, because when the word comes from the governor mouth, it is a big word which is carried in the news. So if you say that the Tamil Nadu government or Tamil Nadu people are against the Dalits, which eventually is not at all there, see, he is trying to send a message that BJP should come in indirectly, which will again raise communal riots. Wherever BJP is there are no people welfare schemes. Is there any place where people welfare schemes is there in BJP government? Now they are afraid because of this the Dravidian movement, where people welfare schemes are too high and they cannot fight it. So they are afraid of it. So they have to somehow, try to marginalize, try to reduce their quota by, catching all their funds and all these things. This is how they are trying to put a curb on the Tamil Nadu government, which they will surely be a failure on. Yeah. Everything has a preamble in this constitution. Now, when you say Indian constitution, social secular republic, okay, the preamble of Waqf is, once Waqf is always a Waqf. Once it has become a Waqf, it's always a Waqf. A Waqf property which will have documents in the Waqf board, if it is there, then these people are given notice, and they will be told, they will be given a minimal rental charge on them. So this minimal rental will even make the Waqf board stronger, will also keep them happy. But eventually Waqf board will not vacate them. So you should understand one thing,
living in somebody's property is not correct in this law. But again, if you are there, you have to pay rent for it. बेल्जियम में गिरफ्तार भगौड़े मेहुल चौकसी पर ईडी के पूर्व उप कानूनी सलाहकार आशीष चंद्र सिंह ने कहा, मेहुल चौकसी ने एंटीगुआ और बारबुडा में नागरिकता खरीदी, अब उसे बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, मेहुल चौकसी जो है ये 2017 में इसके अगेंस्ट सीबीआई ने एफआईआर रजिस्टर की, आरसी रजिस्टर की। उसके बाद ईडी ने ईसीआईआर रिकॉर्ड की। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चलती रही, इसको कई सम्मन्स वगैरह भेजे गए, लेकिन ये बेल्जियम में बैठा था और बेल्जियम से कई जगह भाग गया और अल्टीमेटली ये पता चला कि इसने एंटीगुआ और बरबुडा में जाके वहाँ की सिटीजनशिप परचेज कर ली। जो पैसा इसने इस तरह से 13,500 रुपये का पंजाब नेशनल बैंक का फ्रॉड किया था, वो LOU को फोर्ज करके इसने बहुत पैसा निकाल लिया था। उसके बाद अभी पता चला है कि ये बेल्जियम में अरेस्ट किया है बेल्जियम पुलिस ने। इसके अगेंस्ट जो है सीबीआई ने 2 चार्जशीट फाइल कर रखी है और ईडी ने 3 प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट अंडर सेक्शन 44 रेड विद 45 इसके खिलाफ ऑलरेडी फाइल कर रखा है और इसके खिलाफ स्पेशल कोर्ट मुंबई ने नॉन बेलेबल वारंट इशू कर रखे हैं। नॉन बेलेबल वारंट के आधार पे ही बेल्जियम की पुलिस ने इसको अरेस्ट किया है। अब इसको भारत वापस ले आना है। अच्छा, मीनवाइल ईडी ने जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 है और ये चूंकि फ्रॉड जो है 100 करोड़ से कहीं ज़्यादा का है, तो इसकी संपत्तियों को कॉन्फिस्केट करने के लिए भी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर रखी है। वो प्रोसीडिंग अभी जारी है। वो इस वजह से उसमें कार्रवाई की जाती, कोई व्यक्ति भारत से भाग गया है और भारत के कानून पे उसको कोई भरोसा नहीं है, तो ऐसे हालात में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 के तहत सेक्शन 3 में वो भगोड़ा माना जाएगा। उसके विरुद्ध उसकी समस्त प्रॉपर्टीज जो हैं उनको कॉन्फिस्केट करने का अधिकार भी स्पेशल कोर्ट के पास है। कार्रवाई उसमें जारी है। अब ये वहाँ गिरफ्तार हुआ है तो इसके लिए सीबीआई को और ईडी को दोनों को तत्कालिक प्रभाव से एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी और भारत की बेल्जियम से एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ही इज़ नो लॉन्गर ए सिटीजन ऑफ बेल्जियम प्रेजेंटली। नंबर 2 कि ये भी प्रभाव डाला जा सकता है भारत सरकार के द्वारा कि इसको डिपोर्ट कर दिया जाए, जिससे कि वह भारत ले आया जाए और जब भारत आएगा तो जिस एयरपोर्ट पे वो उतरेगा वहाँ पे उसको फॉर्मल अरेस्ट शो करने के बाद अदालत के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। स्पेशल कोर्ट विल बी द कोर्ट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन, क्योंकि वहाँ पे उसका ट्रायल चल रहा है और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये कभी भी ईडी या सीबीआई के हत्थे नहीं चढ़ा है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का लॉ है, जजमेंट है, वो ये कहता है कि जब एक्यूज भगोड़ा हो गया और कभी भी तफ्तीश के दौरान उसकी उपस्थिति नहीं हो सकी, तो ऐसे में इवन चार्जशीट फाइल होने के बाद, प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल होने के बाद जब वो गिरफ्तार करके अदालत के सामने आता है तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी विल हैव अपॉर्चुनिटी टू टेक हिज ईडी कस्टडी और सीबीआई कैन टेक पुलिस कस्टडी रिमांड फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। 2017 से लेके 8 साल हो गए, लेकिन अंततोगत्वा ऐसा व्यक्ति जो भगोड़ा हो गया था वह गिरफ्तार किया गया है। इसके पीछे ईडी और सीबीआई के अधिकारियों का अथक प्रयास है जिन्होंने इसको अंजाम दिया है। एजेंसियां ने काफी मेहनत की, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई। वो कह रहा है कि मैं अस्वस्थ हूँ, इलाज है, उसके बाद मैं कोर्ट से मिलने को तैयार हूँ।
देखिए, मेरा ये मानना है कि ये एंटीगुआ से अगर बेल्जियम आ सकता है, हवाई यात्रा से ही आया होगा, तो ऐसे में बेल्जियम से भारत भी लाया जा सकता है और भारत में भी इसका इलाज हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि वो जुडिशियल कस्टडी में रह के भी उसका इलाज सरकार करवाएगी। तो ये कोई इतना बड़ा वो नहीं है, रोड़ा नहीं है, क्योंकि अगर एंटीगुआ से ये वहां पहुंच सकता है तो वहां से भारत भी ले आया जाए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। झारखंड के मंत्री हसन अंसारी के पहले शरीयत फिर संविधान वाले बयान पर झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, कांग्रेस और जेएमएम के लोग जो संविधान की कॉपी जेब में रखकर घूमते हैं और कहते हैं कि हम संविधान के रक्षक हैं, ये एक तरह का मजाक है। हफीजुल अंसारी उसका बयान आया, उस बयान में उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई हम भारतीय संविधान से पहला हम शरीयत की कानून को मानते हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि आज जो कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, जेब में संविधान की कॉपी लेकर के लोग ये घूमते हैं और हम उसके रखवाले हैं, ये तो एक प्रकार से मजाक है। वास्तविकता क्या है, वो हफीजुल हसन के अंसारी के मुख से वो बातें निकली जो भारत की संविधान को नहीं मानता है। जो आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, उनके द्वारा लिखित वो संविधान को वो नहीं मानता है। संविधान से ऊपर वो शरीयत को मानता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज ये मांग करती है कांग्रेस पार्टी को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्पष्ट करना चाहिए और ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल से ड्रॉप करना चाहिए। आज आप इसलिए देखते होंगे कि रामनवमी हो या किसी भी प्रकार के हिंदुओं के पर्व त्योहार में जो हंगामा होता है, मारपीट होता है, अनावश्यक रूप से उसके ऊपर हमला होते हैं, उसका मानसिकता यही है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मजहब के मानने वाले हो या जाति धर्म के लोग हो, अगर अपने आप को संविधान से ऊपर मानता है, फिर वैसे व्यक्ति को संवैधानिक पद पर बने रहने का कोई हक नहीं। और इसलिए हम कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्पष्ट करना चाहिए कि हफीजुल के जो बयान है कि हम संविधान से नहीं शरीयत को हम पहला मानते हैं, उनके बयान से वो लोग सहमत है कि असहमत है। असहमत है तो उनको मंत्रिमंडल से हटाएगा और नहीं तो यही माना जाएगा ये जो जेएमएम और कांग्रेस पार्टी का ये जो संविधान की रक्षा का ये जो ढोंग है और उससे अधिक कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह स्पष्ट हो गया कि आज ऐसे लोग संविधान को नहीं मानते हैं, वो संविधान से ऊपर शरीयत को मानते हैं और ऐसे लोग देश में शरीयत कानून को लागू करना चाहते हैं। और इसलिए हमें लगा कि आज मैं आप सबके बीच इस बात को रखूं और ये बातें सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं रहेगी। इस विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी
झारखंड प्रदेश में आंदोलन करेगी, ताकि इस प्रदेश की और देश की जनता को ये पता होने चाहिए, कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे लोग जिसे संविधान को मानते नहीं है, वो लोग शरीयत के आधार पर देश को और प्रदेश। भगौड़े मेहुल चौकसी की बेल्जियम में गिरफ्तारी पर पूर्व सीबीआई निदेशक एपी सिंह ने कहा, मेहुल चौकसी को भारत सरकार के अनुरोध पर गिरफ्तार किया गया है। Choksi has been arrested on a request of the Indian government. Now we have to give all that evidence which is there. There is a lot of evidence against him for having scammed the Punjab National Bank and others of I think more than 2,000 crores. So there is enough evidence against him. So now we have to produce that evidence. Our lawyers and our police officers and ED will go and brief the prosecutors there, and they will then appear in court and present our case. But as I was explaining, that it's the judiciary there is a big process from the lowest court to the next court to the high court to the Supreme Court. So it's not something that will happen immediately. It will take time. Choksi, in his defense, can say that he has some legal status in Belgium because his wife is a Belgian citizen. He will say that he is a medical patient. He has produced, I think, certificates and doctors' reports saying that he has blood cancer and he's being treated for that. And also he will say that the human rights conditions in India are not conducive for sending him back. The prison conditions, allegations of torture or apprehension of torture. So all these things we will have to convince the Belgian government, not only the Belgian government, but the Belgian courts, that these conditions will be met. He will be looked after, his medical treatment will be taken care of, so they can send him back. But as I was saying, that in Malia's case, they accepted our contention that our prisons are good, there will be no human rights violation. The courts accepted that and they were willing to send him back. But the Home Secretary has stalled that extradition. We don't know for what reasons, but for the last 2 or 3 years, Malia has not been extradited in spite of the courts ordering his extradition. In Nirav Modi's case, he is in prison for the last 5 years, but he has not been extradited yet. So we cannot say that Choksi will come back today or tomorrow. It's going to take time. And the most important is we have to convince. I don't think the legal case is a problem. We will be able to convince them that there is a strong criminal case against Mehul Choksi and there is enough evidence of his having scammed our public sector banks. But we have to also be able to say that our conditions, our prison conditions are good. He will get a fair trial in India and that his medical problems can be taken care of. So these are the very important things. Getting somebody from EU is one of the toughest sort of cases that we have faced. We have had so many cases. The last extradition from the EU was Abu Salem, which was 20 years ago. After that, nobody from the EU has been extradited to India. So it's going to be a tough haul. There's got to be a lot of effort from the government. We have to be able to convince the judiciary in Belgium that we have the conditions are conducive to bringing him back and giving him a fair trial in India. CBI will be CBI's role is to prove the criminal case in the Belgium. See, when you want extradition, there are 3 things that are very important. First is you have to have dual criminality. That means what a crime in India must be a crime in Belgium. So that first you have to show that this scam that has taken place is a crime in Belgium also. So you'll have to quote Belgium laws saying that, yeah, this is an offense in Belgium. Second is you must have sufficient evidence to prove that that crime has taken place. So that is the job of CBI, to send all the material to prove that that crime has taken place and convince the Belgium judiciary. So the CBI and ED officers will be there in
in Belgium. They will be guiding the prosecutors, they will be briefing the prosecutors, and they will be monitoring the case. इस बुलेटिन में अब बात करेंगे स्पोर्ट्स के खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल खेले गए आईपीएल मुकाबले की, जहां चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 3 गेंद शेष रहते 5 विकेट से हरा दिया। मैन ऑफ द मैच प्लेयर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने चिर परिचित अंदाज में खेलते हुए मुश्किल दिख रही जीत को आसान बना दिया। उन्होंने केवल 11 गेंद पर 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 26 रन बनाए। सबसे पहले सुपर किंग्स ने ऋतुराज गायकवाड़ की जगह मुंबई के युवा ओपनर 17 वर्षीय आयुष महात्रे को शामिल किया है। मुंबई के लिए 9 प्रथम श्रेणी और 7 लिस्ट ए मैच खेल चुके महात्रे को 30 लाख रुपए में लिया गया है। बयून आयर्स विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय निशानेबाज अब लीमा में शुरू होने जा रहे दूसरे विश्व कप में अपना अभियान शुरू करेंगे। आज 10 मीटर एयर पिस्टल में निगाहें मनु भाकर, सरूषि और सेयम पर होगी। पुरुषों में सौरव वरुण स्वर्ण के लिए निशाना साधेंगे। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नॉर्वे के मैग्सन कार्लसन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह विश्व के सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी हैं। उन्होंने फ्री स्टाइल शतरंज के फाइनल में अमेरिका के हिकारू नाकामुरा को हराकर पेरिस चरण का खिताब जीत लिया। अमेरिका के अर्जुन एरिगेसी इस टूर्नामेंट में 5वें स्थान पर रहे। विश्व कप के लिए अंतिम क्षणों में अमेरिकी वीजा पाने वाले ओलंपियन तीरंदाज बी धीरज ने व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया। भारत ने तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में अपना अभियान 4 पदकों के साथ समाप्त किया, जिसमें पुरुष रिकर्व टीम स्पर्धा का रजत और धीरज का व्यक्तिगत कांस्य शामिल है। विश्व कप के लिए अंतिम क्षणों में अमेरिकी वीजा पाने वाले ओलंपियन तीरंदाज बी धीरज ने व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया। भारत ने फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।